हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रिचा ठाकुर फ्रॉम शिक्षा अखाड़ा एक युक्त अज्ञानता की विरुद्ध। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की, यानी कि 11वीं क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, यानी कि जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्या है? जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें हम इस चैप्टर में वैसे खास कुछ है नहीं, इसकी वेटेज भी थोड़ी एग्जाम में कम है, बट इसमें कुछ ही 2 ही 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं आपको स्पेशली बताती जाऊंगी बीच बीच में। और पढ़ते हैं बाकी हम। अच्छा, आप ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बताइए कि हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों होती है? ज्योग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं? आप ज्योग्राफी हम इसलिए पढ़ते हैं, एक आप मेरा एग्जांपल समझिए। जैसे आप जिस गली में रहते हैं, उस गली में आपको अपने बगल वाले का घर, ये आपका घर है, ये बगल वाला घर, उसके भी बगल वाला घर और उसके भी बगल वाला घर, डेफिनेटली आपको पता होंगे कि ये किसके हैं। सेम आई थिंक मेरे ख्याल से जिस गली में आप रहते हैं उस पूरी गली के घरों के बारे में आपको पता होगा कि ये घर किसका है। कोई एक दो एक्सेप्शनल छोड़ सकते हैं जो नए बसे हैं उनको, या फिर जिन्हें आप नहीं जानते, मे बी 1 या 2 ही होंगे, अदरवाइज जिस गली में आप रहते हैं उसमें सारे लोगों को आप जानते होंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी गली में सब लोगों को जानते हैं, तो क्या जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं सब लोगों को ना जानना कोई बात नहीं, लेकिन पृथ्वी के आसपास क्या है, पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में तो जानना बनता है ना। हमारे घर में कितने मेंबर रहते हैं, हमारे घर में क्या क्या सामान है क्या नहीं है ना, हमारे घर में टाइल्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये सब हमें पता रहता है, लेकिन हमारी पृथ्वी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारी पृथ्वी पर मैदान कहाँ है, वनस्पति कहाँ है, तो ये जानना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि पृथ्वी भी तो हमारा घर है। इसलिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बोला कि पृथ्वी हमारा घर है, पृथ्वी हमारा घर है, और पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। कैसे तत्व होते हैं? जैसे कि मिट्टी है, मृदा हो गई, वनस्पति हो गई, मृदा है, वनस्पति है, मैदान, पहाड़, नदियां, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क, स्कूल, उद्योग, ऑफिस, व्यापारिक संस्थान, एक्सेट्रा। तो ये सारे हमें अपने घर के आसपास दिखाई देते हैं। मिट्टी भी दिखाई देती होगी आपको, वनस्पति भी दिखाई देती होगी, मैदान भी दिखाई देते होंगे। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो पहाड़, नदियां, सूर्य का प्रकाश तो ऑब्वियसली सब बात है, सबको ही दिखाई देता होगा। लेकिन आपने इसमें एक चीज नोटिस की, मृदा, वनस्पति, मैदान, ये सब कुछ नेचुरल चीजें नहीं लग रही हैं, और यह घर है, सड़क है, ये तो ऐसा लगता है मतलब कहीं कहीं होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं, जहाँ बना दिए लोगों ने वही है बस। तो सेम इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि इनमें से बहुत से तत्व जो है वो प्रकृति के अंग है। किसके अंग है? प्रकृति के अंग। कौन कौन से हैं एक बार हाईलाइट करते हैं। प्रकृति के अंग कौन कौन से हैं? देखिए, प्रकृति के अंग का मतलब है जो चीजें हमें प्रकृति ने दी है, यानी कि नेचुरल, जैसे कि मृदा, वनस्पति यानी कि जड़ी बूटियां, मिट्टी, सब हमें नेचर ने दी है। मैदान हमें नेचर ने दिया है, पहाड़ हमें नेचर ने दिया है, नदियां नेचर ने दी है, मौसम नेचर ने दिया है, सूर्य का प्रकाश, ऐसा तो नहीं किसी के घर में सूर्य का प्रकाश बनता हो, नहीं है ना। तो जो भी चीजें हमारे घर में नहीं बनती हैं, लोग नहीं बनाते हैं उन्हें, जो चीजें हमें नेचर ने दी हैं वो क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स। क्या है? प्रकृति के अंग है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? जो प्रकृति के अंग होते हैं, जो प्रकृति के तत्व होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तत्व या प्रकृति के तत्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, ये बात हो गई। मैम आपने ये तो बता दिया कि कुछ चीजें हमें नेचर ने दी है, लेकिन फिर ये दूसरी चीजें लिखी है, इनको क्या बोलेंगे? अब ये घर है, सड़क है, ये भी तो हमारे आसपास ही होते हैं, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे बेटा मानवीय तत्व। क्यों बोलेंगे मानवीय तत्व? क्योंकि बेटा इनके बनने में सबसे ज्यादा जो सहयोग होता है वो मानव का होता है। बिना मानव के सहयोग के आप घर नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल नहीं बना सकते, खेत, खेत आप बोलोगे मैम खेत तो बना ही सकते हैं, खेत तो मतलब नेचुरल चीज है, खेत कैसे मैम ने अपने बनाया? बेटा नेचर ने जो बनाया था ना वो हमें मैदान दिया था, ठीक है, मिट्टी दी थी, खेत नहीं दिया था। खेत हमने उसको साइज के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के हिसाब से, अलग अलग चीजों की फसलों के हिसाब से बांटा है कि इस खेत में हम इस चीज की फसल करेंगे, इसमें हम इस चीज की फसल करेंगे। नेचर ने तो हमें खुला मैदान और वनस्पति दी, इसलिए हम इसको मानव के बनाए हुए में बोल रहे हैं। तो घर, सड़क, अस्पताल, खेत, पार्क हो गए, मैदान में झूले लगा दिए, पार्क बन गए, स्कूल है, उद्योग है, ये सब मानव ने बनाए हैं। जबकि कुछ का निर्माण मानव ने किया प्रकृति के सहयोग से। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रकृति के सहयोग से? अब घर में प्रकृति ने क्या हेल्प कर दी घर बनाने में, जो हम इसको ये बोल रहे हैं प्रकृति के सहयोग से किया है मानव ने? बेटा अगर आपके पास मिट्टी नहीं होगी तो आप ईंटें नहीं बना पाएंगे, मैदान नहीं होगा तो जगह क्या किसी की छत पर बनाओगे, घर क्या किसी की छत पर बनाओगे?
तो इसमें प्रकृति का सबसे बड़ा सहयोग होता है। ठीक है, सड़क है, सड़क के बनने में भी सबसे ज्यादा प्रकृति का सहयोग है। खेत है, जब जगह ही नहीं होती तो खेत काहे पे बनाते हैं, फसलें काहे पे उगाते हैं, मिट्टी नहीं होती तो। बिना मिट्टी के तो नहीं उगाई जा सकती ना फसलें, बिना मिट्टी के क्या खेत, किस बात का खेत। यानी कि इसमें नेचुरल फैक्टर यूज हो रहा है, यानी कि मिट्टी और वनस्पति यूज हो रही है। इसलिए इसको यानी कि मानव ने जो किया है प्रकृति के सहयोग से, उसको क्या बोलते हैं, मानव द्वारा निर्मित तत्वों को मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित तत्वों को मानवीय तत्व या सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो दिया किसने है, ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया। तो जो हमारा ज्योग्राफी वर्ड है उसका जो सबसे पहले यूज किया है वो किया है इरेटोस्थनीज ने। किसने किया है, इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया। ठीक है, इरेटोस्थनीज थे कौन, इरेटोस्थनीज थे यूनान के, यानी कि यूनान को ना इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं। ठीक है, एक कंट्री है यूनान, उसको इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस के एक क्या थे, ये गणितज्ञ भी थे, भूगोलविद भी थे, यानी कि मैथ्स के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे, भूगोल के बारे में भी बहुत कुछ जानते थे, एक पोइट भी थे। पता है सबसे अच्छी बात क्या है, देखो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मैथ सॉरी ज्योग्राफी के बारे में जानता है, मैथ्स के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी पोइट है। तो ये सोचते हो इनकी पोइट्री में क्या होता होगा, पाई छीटा वगैरह होता था या पहाड़ या नदियां होते थे। मेरे ख्याल से ना दोनों ही चीजें मिलाकर करते होंगे, गणित भी पढ़ रखी है, भूगोल भी पढ़ रखा है, तो बनाते होंगे तो मेरी पाई जैसी नदी है ना, लाइक कुछ। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। खगोलविद भी थे, खगोलविद यानी कि जो हमारे अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ जानते थे। एवं संगीत सिद्धांतकार, देखो तो सही, सिंगिंग भी आती थी भैया, ये तो गाने भी बढ़िया गा लेते होंगे अपने मैथ के और उसके जियोग्राफी के फंडे वंडे मिला के, है ना। सही है भी, ऐसे टैलेंटेड लोग होने चाहिए। फिर अच्छा, इसका यूज जब किया है तो उन्होंने कब किया है, इसका यूज किया है उन्होंने 276 बीसी, यानी कि 276 ईसा पूर्व से 195 या 94, कोई भी डेट मिल सकती है आपको इसमें से, 195 या 94 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, अब इन्होंने सर्वप्रथम इसका यूज किया, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, भूगोल का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबसे पहले यूज इरेटोस्थनीज ने किया है, इसलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए फादर ऑफ जियोग्राफी, बट आई विल नॉट गिव यू द ऑप्शन ऑफ इरेटोस्थनीज, सो व्हाट विल यू आंसर। आपसे मैंने पूछा है जियोग्राफी के फादर कौन है, बट मैं आपको इरेटोस्थनीज ऑप्शन में नहीं दे रही हूँ, तो अब आप आंसर क्या लगाएंगे। इसका आंसर रहेगा हिकैटियस। क्या रहेगा, हिकैटियस। बिकॉज अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी बुक ऑफ क्लास 11, जियोग्राफी के जो फादर हैं वो इरेटोस्थनीज हैं, लेकिन अगर कहीं आपको इरेटोस्थनीज नहीं मिलता है तो जियोग्राफी के फादर जो रहेंगे वो रहेंगे हिकैटियस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूगोल। अब भूगोल वर्ड कैसे बना है, किन शब्दों से मिलकर बना है, ये भी तो जानना है भाई, ऐसे कैसे आधा आधा पढ़ के काम थोड़ी ना चलेगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि किसी का भी वर्ड होता है, मेरे को तो ना उसको तोड़ के पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। जैसे हिस्ट्री लिखा होता है ना तो मैं उसको पढ़ती हूँ हाई स्टोरी, ऐसे ही जियोग्राफी होता है ना, जियोग्राफी, मतलब तोड़ के मजा आता है उसको पढ़ने में। ऐसे ही ना भूगोल बना भी दो शब्दों से है। अब एक ग्रीक भाषा के दो वर्ड है। अब एक बात बताओ, इरेटोस्थनीज जो यूनान के थे, ग्रीस के थे, वो हिंदी भाषा में तो शब्द देंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है ग्रीक भाषा में ही देंगे। तो इससे ही आपको याद रहेगा कि जियो और ग्राफोस किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के। अब भूगोल में दो शब्दों, यानी कि क्या है वो दो शब्द, एक तो है जियो और एक है ग्राफोस। कौन कौन से हैं वो दो शब्द, जियो और ग्राफोस। इन दो शब्दों से कैसे मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस को मिलाकर बना है जियोग्राफी। ठीक है, तो अच्छा इनका मतलब, अब जियो का मतलब होता है हमारा भू, भू या फिर पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब क्या होता है, वर्णन या अध्ययन। क्या होता है, वर्णन या अध्ययन। देखो यहाँ लिखा भी है मेरा, पृथ्वी और वर्णन, यानी कि जियो का मतलब होता है भू या पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। अच्छा, अब जैसे जियो और प्लस ग्राफोस को मिला के हमने जियोग्राफी बना दिया, अब ऐसे ही पृथ्वी और वर्णन को मिलाएंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा, इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आया है पृथ्वी का वर्णन। क्या है जियोग्राफी का मतलब, पृथ्वी का वर्णन।
ठीक है, चल अब हम आगे बात करते हैं पृथ्वी का वर्णन। इराटोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान ने 276 से 194 ईसा पूर्व में, यह भी आपको बताया था मैंने, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान समय में, अब ये तो हो गई तब की बात, अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो भूगोल शब्द का अर्थ है वो क्या है। यानी कि अभी फिलहाल के टाइम में जो वर्तमान शब्द में भूगोल का यूज मीनिंग है वो क्या है। वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ, वर्तमान समय में जो भूगोल का अर्थ है वो पता है क्या है, वो है पृथ्वी के धरातल यानी कि पृथ्वी के सरफेस पर पाई जाने वाली स्थानिक यानी कि हर जगह तथा सामायिक यानी कि टेम्पोरल विभिन्नताओं यानी कि डिफरेंसेस के बारे में, वेरिएशंस के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के, आप सीधी सी भाषा में ये समझ लो, पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी चीजें पाई जाती हैं, जो कुछ भी चीजें पाई जाती हैं उनके अध्ययन को भूगोल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक विषय के रूप में। अच्छा ये बताओ, भूगोल है या ज्योग्राफी है और वैज्ञानिक तो साइंटिफिक होता है, तो भूगोल को साइंटिफिक विषय क्यों बोल दिया इन लोगों ने। भूगोल को साइंटिफिक विषय तो वो होते हैं ना जिनके हर चीज के पीछे लॉजिक होता है और मतलब रीजन होता है कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक फिनोमिना होता है, क्यों होता है, उसको साइंटिफिक बोलते हैं। तो इसको साइंटिफिक इसलिए बोला है क्योंकि ज्योग्राफी में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है वो प्रूव होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। कैसा है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गों से प्रश्नों से संबंधित है। अब इसके अंदर, अब जैसे कि हमने माना ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न 3 होते हैं। चलिए तो उसके बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से हैं वो। पहला क्वेश्चन है हमारा क्यों, सॉरी क्या, पहला क्वेश्चन है क्या। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, तो वो स्टोरी सुनिए। आप गए भागे भागे अपनी मम्मी के पास, आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मम्मी मुझे कुछ मिला है ना, क्या बोला आपने, मम्मी मम्मी मुझे कुछ मिला है। तो आपकी मम्मी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, है ना, कि उसकी पहचान ही तो करेंगी मम्मी सबसे पहले कि क्या मिला है। तो सेम देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब इसमें आप एक कीवर्ड नोट कर लीजिए, वो कीवर्ड है आपका पहचान। क्या है ये आपका कीवर्ड, ये कीवर्ड है पहचान। जहां पहचान आएगा वो प्रश्न क्या होगा, क्या, क्योंकि मम्मी ने पहचान करने के लिए तो हमसे पूछा क्या मिला है भाई तेरे को, जो तू इतना खुशी के मारे उछल रहा है, तेरे पैर जमीन पे नहीं आ रहे, क्या मिला है। तो वो क्वेश्चन रहेगा पहचान से रिलेटेड, जो रहेगा वो क्या होगा, क्या। यानी कि हमें प्रकृति पर यानी कि भूतल पर पाई जाने वाली कोई भी प्राकृतिक चीज हो या सांस्कृतिक विशेषता हो, उसकी पहचान करने के लिए हम किस प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या प्रश्न का। ठीक है ना। दूसरा जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है कहाँ। क्या प्रश्न है दूसरा, कहाँ। सॉरी। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण, किससे, वितरण से जुड़े हुए होते हैं। ये कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। अब आपने अपनी मम्मी को जाके बोला मम्मी मम्मी मेरे को कुछ मिला है, मम्मी ने पहले तो कर ली पहचान, भैया क्या मिला है, क्या क्वेश्चन तो हो गया। अब सबसे पहले फिर मम्मी ये भी तो पूछेंगी बेटा ये तो बता मिल तो गया तेरे को, आपने बोला मम्मी मेरे को ना सोने का घड़ा मिला है, सोने से भरा हुआ घड़ा मिला है, मटका मिला है। मम्मी कहेंगी ओ बेटे की जान मौज कर दी तूने, तो कहाँ मिला है ये तो बता। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, कहाँ। अब मम्मी क्या जानना चाहती है उससे कि वितरण कहाँ हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है, वो कहाँ मिला है। तो जब वितरण वाला, इसका कीवर्ड क्या है आपका वितरण, जहां भी आपको वितरण मिले उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, उसका क्वेश्चन मिलेगा कहाँ। ठीक है, चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यों। आपने बोला मम्मी इसको तो ना मैं ऐसा करता हूँ पुलिस को दे आता हूँ, भाई कोई चोरी वोरी का नाम ना लगा दे, घड़ा मिला है तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, क्यों भैया, क्या बोलेंगी, क्यों। कुछ प्रश्न कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाओं से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण से संबंध से जुड़े हुए होते हैं। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका घड़ा मिला, आपकी मम्मी को पता है, कितने उछल रहे थे थोड़ी देर पहले तो कि सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया। मम्मी ने पूछा क्या मिला है तो आपने बता दिया तुरंत से फट से कि घड़ा मिला, सोने से भरा हुआ। फिर मम्मी ने पूछा कहाँ मिला है,
तो आपने तुरंत से बता दिया कि मेरे को तो ना गली के कोने पे मिला था। अब जैसे ही आपने बोला कि मैं इसको पुलिस को दे देता हूँ, तो आपकी मम्मी का पहला क्वेश्चन हो, क्यों भाई, क्यों दे दे रहा पुलिस को? क्यों पूछा मम्मी ने? मम्मी ने इसलिए पूछा, इस चीज का कारण जानने के लिए कि भाई अभी तो तू बड़े खुश हो रहा था, तुझे सोने का घड़ा मिला है, अब तुझे पुलिस को देने जा रहा है। तो मम्मी क्या जानना चाह रही है? उसका कार्य का कारण संबंध जानना चाह रही है। ये आपका कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। जहां पर कार्य कारण से संबंध क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कौन सा होगा? क्यों। कारण जानने के लिए हम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? क्यों। तो आप बोल दोगे, अरे मम्मी, ईमानदारी से जीने में जिंदगी का मजा है, जहाँ इंसान को मौका मिले वहां अगर वो बेईमानी ना करे तो इससे बढ़कर क्या है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चन। इनके कीवर्ड याद रखिएगा। जैसे कि क्या प्रश्न के लिए कीवर्ड है आपका पहचान। किसी भी चीज की हमें पहचान करनी होती है तो उसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? क्या। किसी भी चीज के वितरण के बारे में जानना होता है तो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? कहाँ। और किसी भी चीज का कार्य यानी कि कारण जानना होता है तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्यों। ठीक। अब देखिए, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बातों बातों में बताई थी, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। क्या है कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन करना क्यों चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए भैया? क्यों पढ़े हम ज्योग्राफी? हमें नहीं है इंटरेस्ट, नहीं पढ़ रहे हम। बेटा अब तुमने ज्योग्राफी ली है तो तुम्हें पढ़नी तो पड़ेगी, है ना, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसलिए चुपचाप बैठो और पढ़ो। भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो इसलिए बेटा पढ़ो। भूगोल के अध्ययन से हमें क्या होता है? देखो, मानव समाज में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है। मानव समाज में इतने सारे अंतर हैं तो क्यों है, उसको समझने में आसानी होती है। वैश्विक शांति यानी कि विश्व के स्तर पर शांति और भाईचारे की भावना को प्रबल, भाईचारे की भावना प्रबल होती है। ठीक है, उसको मजबूती मिलती है। भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं, भूपृष्ठ मतलब समझ रहे हो ना, जमीन का सरफेस जहां हम रहते हैं, पैर रखते हैं, जमीन, धरती, मिट्टी। ठीक है, भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं यानी कि उसके बारे में जितने भी अंतर है, डिफरेंस है, उनको समझने तथा स्थान व समय यानी कि स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। यह भी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि स्पेस एंड टाइम का जन्म कहाँ से हुआ, या कोई भी जगह इतनी मतलब स्थान है वो इतना समय वहां पे क्यों है, चेंज क्यों है, ये सब के बारे में हमें समझने में समझ मिलती है। बाकी आप जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे पढ़ोगे ना, आपको ये चीजें खुद ही समझ में आती जाएगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, भूगोल मानचित्र के जरिए यानी कि भूगोल में हम सबसे बिना मैप के कोई भूगोल है? पहले तो बताओ। मैप नहीं पढ़ते ना जब तक तो भूगोल पढ़ने में मजा ही नहीं आता। भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों की दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित करता है। जिसको मैप रटा पड़ा है ना, उसको कुछ भी पूछ लो आप। अब मैप है क्या? हमारी वास्तविक पृथ्वी तो है, उसको हमने मैप का रूप दे दिया है ना। बस वही है, उसको छोटा रूप में देख लेते हैं हम। ग्लोब देख लो आप, पूरी पृथ्वी घूम लिया। आप जब भी मन करे ना पूरा वर्ल्ड टूर करना है, एक ग्लोब को अपने आसपास घुमा लेना, या तो खुद ग्लोब का एक परिक्रमा दे देना। ठीक है ना जब है ही वो वास्तविक पृथ्वी का रूप। चलो ठीक है, ये तो मेरा एक मजाक था। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक, अब जब भी भूगोल में ना, अब पता है मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज करने लग गए हैं। भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस बोलते हैं इसको। संगणक, संगणक का मतलब पता है क्या होता है? कंप्यूटर, हिंदी का नाम है संगणक, कंप्यूटर का। संगणक मानचित्र कला यानी कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी होती है मानचित्र बनाना यानी कि मानचित्र को बनाने की कला। संगणक मानचित्र कला यानी कि कंप्यूटर कार्टोग्राफी दूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने में दक्षता प्रदान करी है। अब हमारे पास इतनी सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो इसकी वजह से अब हम क्या करने लगे हैं? नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट में दक्षता प्रदान की है। ठीक है। फिर इसने और क्या किया है भूगोल ने? इसने विश्व में व्यापार यानी कि वर्ल्ड में जो ट्रेड है, बिजनेस है, विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने, भ्रमण यानी कि टूरिज्म व पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है। जब हमें पता ही नहीं होता कि इंडिया के अलावा और भी कोई देश है तो क्या वर्ल्ड टूर करते? इंडिया में घूमते रहते। जब हमें पता है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमें पता है कहाँ का कैसा वातावरण है, कहाँ की कैसी जलवायु है, कहाँ पर क्या चीज फेमस है टूरिज्म के अकॉर्डिंग, तो सब कुछ फिर घूमने फिरने का मन करता है। ठीक। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम। उपागम का क्या मतलब है? कि टेक्निक्स। भूगोल को हम किन दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है? तो भूगोल को पढ़ने के हम लिए ज्यादातर ना दो ही टेक्निक्स यूज करते हैं। पहली तो है क्रमबद्ध उपागम। क्या है? क्रमबद्ध उपागम। इसको ना इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक जियोग्राफी। और दूसरा है
प्रादेशिक उपागम। ठीक है, दूसरा है प्रादेशिक उपागम यानी कि रीजनल ज्योग्राफी। चलिए तो अब इसके बारे में बात करते हैं क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल यानी कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या होता है? क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट क्या है, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक फिजिकल एलिमेंट यानी कि जो चीज नेचर ने दी है उसका अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध विधि से, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से किसी क्षेत्र का समाकलित यानी कि इंटीग्रेटेड रूप प्रस्तुत करती है। जैसे कि हमने एक ले लिया एशिया, तो हम पूरे क्षेत्र का एक उसके जितने भी फिजिकल फैक्टर है, जो भी चीजें हमें नेचर ने दी हैं, उनका समाकलित अध्ययन करें। ठीक है, यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। यह अध्ययन, खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है। किस चीज को प्रस्तुत करती है कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, लर्निंग के लिए क्या क्या है, इसमें क्या क्या नई डिस्कवरीज है यानी कि खोज है, और इसके फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, उनको प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे कि जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार व उप प्रकार निश्चित किए जाते हैं। इसमें हम किस चीज के आधार पर करते हैं? जलवायु के आधार पर। जैसे हमने एक जलवायु ले ली, क्या ले ली? जलवायु ले ली। कैसे लेते हैं जलवायु? मान लो सर्दी की जलवायु ले लेते हैं, ठंडी जलवायु लेते हैं। क्या ले लिया हमने? ठंडी जलवायु ले। अब ठंडी जलवायु हम देखेंगे, चलो इंडिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठंडी जलवायु कहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, लद्दाख में है ना। 3 ये राज्य हमारे ऐसे हैं जो ठंडी जलवायु में आते हैं। तो अब हम इनके भौगोलिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसमें फैक्टर क्या लिया है? अध्ययन में एक घटक क्या लिया है? वो ली है हमने जलवायु। क्या ली है? इसके अध्ययन में हमने एक घटक लिया है, वो लिया है जलवायु। ठीक है ना, जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार और उप प्रकार के बारे में निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर आती है आपकी प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी में क्या होता है? रीजनल जियोग्राफी, प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, एक यूनिट के रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। किस पर आधारित है? भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशीकरण कहते हैं। अब इसमें ये समझ लीजिए, इसमें हमने जलवायु के आधार पर ले लिया, ठीक है। इसमें भौगोलिक इकाइयां देखनी है, तो मान लीजिए जैसे हमने पहले जलवायु के आधार पर देखा था, तो हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश ये ठंडे थे, तो इनके बारे में पढ़ लिया, इनके भौगोलिक तत्वों के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अब हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। हमने एक स्टेट ले लिया, जैसे कि सबसे पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं, चाहे वो नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, झील है, झरना है, सब लद्दाख का पढ़ के खत्म कर देंगे। फिर दूसरा हमने ले लिया हिमाचल प्रदेश, तीसरा ले लिया हमने राजस्थान, फिर ले लिया यूपी, फिर ले लिया एमपी, फिर ले लिया झारखंड, छत्तीसगढ़। फिर ये सारे मतलब हम एक रीजनल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फिर आता है हमारा प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं, यानी कि रीजनल जो भूगोल है इसकी भी शाखाएं हैं, इसकी भी ब्रांचेज हैं। तो वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? प्रादेशिक उपागम पर आधारित प्रादेशिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं। कौन सी है? प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन, ये मैंने अभी आपको बताया कि किसी प्रदेश का या क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक नियोजन यानी कि उसकी प्लानिंग, उसका डेवलपमेंट यानी कि प्रादेशिक विकास, और प्रादेशिक विवेचना और विश्लेषण यानी कि उसके बारे में उसको एनालाइज करें। ठीक है, चलिए अब देखिए भूगोल को भी 2 भागों में बांट दिया है। क्या अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये बताइए कि क्या हम भूगोल को 2 भागों में बांट सकते हैं? भूगोल बांटने लायक चीज है? अगर है तो आप किस बेस पे कह रहे हो कि है? अगर नहीं है तो फिर बांटा क्यों है? ज्योग्राफी को कैसे बांट सकते हैं? देखिए जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी होती जा रही है कि इसमें अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नदी, पेड़, झरने, पहाड़, स्कूल, घर, अस्पताल सब एक साथ आ रहा था। तो हमने सोचा यार ये बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो गई है ना। इसी में पार्क भी आ गया, इसी में झरने आ गए, झील आ गए। तो हमने क्या करा, एक काम करते हैं, ये झील, झरने और पहाड़, मिट्टी, वनस्पति, इन्हें तो अलग कर देते हैं। भाई ये नेचर ने दिए हैं, इसलिए हमने इनको कर दिया अलग। तो इनको बोल दिया हमने भौतिक भूगोल, क्योंकि भाई नेचर ने दिए हैं, फिजिकल है, तो फिजिकल चीजें जिनको हम देख सकते हैं ये हमें नेचर ने दी। अब एक काम करते हैं, बचे ये हॉस्पिटल, स्कूल और पार्क,
है ना, उद्योग। अब इनमें तो भाई नेचर से तो बने हैं, लेकिन भाई बनाए तो इंसान नहीं है ना, नेचर ने बनाए होते तो फिर पहले ही ना बना देती, बनाए तो इंसान ने। तो ऐसा करते हैं, ये मानव ने बनाया तो उसको हम मानव भूगोल में रख देते हैं। तो सिर्फ पढ़ने को आसान बनाने के लिए, किस लिए, पढ़ने को आसान बनाने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, हमने अपनी सुविधा ढूंढी है इसमें, अपनी सुविधा के लिए हमने ज्योग्राफी को 2 भागों में बांट दिया है। अब कौन कौन से हैं वो 2 भाग? वो 2 भाग है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। इसमें जो भी चीजें आएंगी वो पता है कौन कौन सी आएंगी? इसमें सारी चीजें आएंगी जो नेचुरल होंगी, सारी चीजें वो जो नेचर ने दी होंगी, जो नेचुरल होंगी। और आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में कौन कौन सी चीजें आएंगी? जो भी प्रकृति और मानव के सहयोग से बनी होंगी। कौन कौन सी चीजें आएंगी? जो भी प्रकृति और मानव के सहयोग से बनी होंगी। क्या आएगा इसमें? नेचर, नेचर प्लस ह्यूमन। ठीक है, चलिए भौतिक भूगोल देखो, अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, मैंने आपको इनडायरेक्टली बता ही दिया है। भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है। अब प्राकृतिक भूगोल क्या था यार? जो नेचुरल चीजें हमें नेचर ने दी थी। अब तो सीधा ही तो संबंध हुआ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि भौतिक भूगोल में भी वही चीजें आती हैं जो नेचर ने दी है, जैसे कि नदी, पहाड़, झील, झरने। तो ये सीधे सीधा संबंध ही तो हुआ, प्रत्यक्ष संबंध यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। सीधी सी बात है, अब जब भौतिक भूगोल में हम पढ़ी सारी प्राकृतिक चीजें रहे तो उसी के अंदर तो आएंगी। ठीक है, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। भूगोल की सभी शाखाएं, अब देखो भूगोल की सभी शाखाएं कौन सी हैं? जैसे कि आर्थिक भूगोल, आर्थिक जहां भी दिख जाए समझ लेना पैसा। ठीक है, आर्थिक का क्या मतलब है? पैसा। जनसंख्या भूगोल यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड। अधिवास भूगोल यानी कि निवास स्थल वगैरह से रिलेटेड भूगोल। सामाजिक भूगोल समाज से रिलेटेड। राजनीति भूगोल राजनीति से रिलेटेड, आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ी है। ठीक है, क्योंकि इनमें सभी स्थानिक विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चल एक भूगोलवेत्ता को, ये पढ़िए लाइन नेक्स्ट, एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला में, किसमें? एक भूगोलवेत्ता को गणित और कला में निपुण होना चाहिए। क्यों भाई? हमें ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैथ में क्यों निपुण होना चाहिए? बेटा मैथ में निपुण इसलिए होना चाहिए ताकि आपको दूरी का एहसास हो, आपको पता चले। पता है भूगोल में भी ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है। जैसे कि हमारा ब्रह्मांड कितने वर्षों पहले बना, हमारी पृथ्वी कितने वर्षों पहले बनी, है ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो बिना मैथमेटिक्स के थोड़ी ना कर लोगे। अब जब एक बात बताओ, तुम भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता का मतलब पता है कितने बड़े हो गए, जो भूगोल के बारे में सब कुछ जानता हूँ ऑलमोस्ट। अब भूगोलवेत्ता बनना चाह रहे हो तो गणित भी नहीं जानोगे क्या? और कला तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कला क्यों भैया? ड्राइंग करके क्या कर लेंगे हम ज्योग्राफी में? ड्राइंग बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैप कैसे बनाओगे? हाँ, आपको ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो, और बिना मैप के भूगोल कैसा? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भूगोल पढ़ने का असली मजा कैसे है? मैप के साथ। तो भूगोलवेत्ता को किस चीज में निपुण होना चाहिए? गणित और कला में निपुण होना चाहिए। क्योंकि भूगोल में अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है। अक्षांश और देशांतर अभी आपके आएंगे भी, और आई थिंक आपने पढ़े भी होंगे, 6th-7th क्लास में भी होते हैं ये, है ना। अक्षांश मतलब जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, और देशांतर मतलब जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, होती है ना, ऐसे नहीं होती हैं थोड़ा वो। एक मिनट मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारी अर्थ है, इस पर जितनी भी ये लेटी लेटी रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम अक्षांश। ठीक है, और जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम देशांतर। ठीक है ना, तो इनके बीच की दूरी, इनका डिग्री का एंगल, इस सब के लिए मैथ भी तो जानना जरूरी है ना। तो भूगोल में अक्षांश एवं देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है, इसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, किसका आवश्यक है? गणित का ज्ञान आवश्यक है, एवं मानचित्र तैयार करने के लिए कला का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, भौतिक भूगोल का महत्व। अब जो भौतिक भूगोल है इसका महत्व क्यों है इतना ज्यादा, इतना जरूरी क्यों है ये फिजिकल भूगोल हमारे लिए? पृथ्वी की चीज है भैया, नेचर ने दिया, अच्छी बात है नेचर ने दिया है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं हम इनको? तो चलो वही पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल का महत्व। क्या पढ़ने वाले अब हम? भौतिक भूगोल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भूमंडल पता है क्या होता है? अरे देखो, ये पृथ्वी है, इस पे ये सतह है जिस पे जमीन पे हम खड़े होते हैं। ये खड़ा है हमारा राजू, ये खड़ा है हमारा काजू, ये खड़ी है उसकी बहन उसके बाजू में। ठीक है, तो जिस सतह पर तुम खड़े हो ना उसको ही भूमंडल कहते हैं, और इसके ऊपर जो कुछ भी होता है उसको वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी होता है उसको क्या कहते हैं?
बताओ, भूगर्भ, भूगर्भ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भूगर्भ। तो स्थलमंडल पता चल गया आपको, भूमंडल स्थलमंडल एक ही होता है, ठीक है ना। वायुमंडल होता है पृथ्वी के ऊपर, जलमंडल भी होता है, जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? जहां पर आपका जैसे कि ये है स्थलमंडल, स्थल है, ये आपका है वायुमंडल, ठीक है, और ये आपका है जलमंडल। तो एक ऐसी जगह होती है जहां पर जल, स्थल और वायु तीनों मिलती है, इसको बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? जैवमंडल। चलिए, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, मिट्टियां, मिट्टियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मृदा पार्श्विका यानी कि मिट्टी की प्रोफाइल, मिट्टी कहाँ की मिट्टी कैसी है आदि का अध्ययन किया जाता है, किसमें? भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सारी चीजें हमें नेचर ने दी है, ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए भौतिक भूगोल का महत्व ज्यादा है। अब जिस जगह पे आप रह रहे हो भूमंडल पे, वहाँ कैसी वायु है, कैसा जल है, ठीक है, कैसी खाद्य श्रृंखला है यानी कि कैसे जानवर है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये सब भी तो आपको जानना पड़ेगा ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है भूगोल को पढ़ना। ठीक है, भौतिक भूगोल का महत्व इसलिए है। अब देखिए, भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब आप पढ़ सकते हो ऐसे। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल जो हमें भी संसाधन रिसोर्सेज मिले हैं उनके मूल्यांकन की, उनकी वैल्यू क्या है, उनके प्रबंधन, उनके मैनेजमेंट से जुड़े विषय के रूप में विकसित हो रहा है। अच्छा, भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, सीधी सी बात है, जो भी हमें रिसोर्स मिलते हैं वो भौतिक पर्यावरण से ही तो मिलते हैं, नेचर से ही तो मिलते हैं। तथा मानव इन संसाधनों का उपयोग, मानव कैसे करता है इनका उपयोग? मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। मान लो भौतिक पर्यावरण यानी कि नेचर ने हमें संसाधन प्रदान किया, मान लो हमें कोयला दिया, नेचुरल रिसोर्स दिया कोयला। अब इसका उपयोग करते करते हमने क्या कर लिया? पैसे भी बना लिए, कोयले की खुदाई करके कोयला वोला बेच लिया, पैसे बना लिए, और हमारा विकास हो रहा है अच्छे से, है ना। अब देखिए, सतत विकास यानी कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, यानी कि बहुत, नितांत का मतलब है बहुत, बहुत आवश्यक है, यानी कि बहुत जरूरी है। कंटिन्यू विकास के लिए, कंटिन्यू डेवलपमेंट करने के लिए हमें नेचुरल जो एनवायरमेंट है उसका ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन। भौतिक भूगोल है ना, अब इसकी भी 4 शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल की 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं वो भी पढ़ लेते हैं। पहली है इसकी भू आकृतिक, यानी कि भू की जो आकृति है, भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, इसको ना हम इंग्लिश में टोपोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले, भूपृष्ठ पर यानी कि सरफेस पर पाए जाने, पृथ्वी के सरफेस पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षण। जैसे कि अब देखो, पृथ्वी पर क्या है? महाद्वीप है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, घाटी है, ये सब क्या है? ये आकृति तो है मिट्टी की, डिफरेंट डिफरेंट भू की, यानी कि पृथ्वी की आकृति ही तो है। तो इसका जननिक अध्ययन यानी कि ये कैसे बने, इसको किस में हम पढ़ते हैं? भू आकृतिक विज्ञान। फिर आता है हमारा जलवायु विज्ञान। जलवायु क्या है? हमारा क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट यानी कि इसके, इसमें जलवायु यानी कि कहीं की जलवायु अगर गर्म है तो वहां की जलवायु गर्म क्यों है, अगर ठंडी है तो ठंडी क्यों है। जैसे कि हमारे यहाँ राजस्थान में, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, हम बाहर क्यों जाए, हमारे यहाँ सारे एग्जांपल मिलेंगे। जैसे कि राजस्थान है, वहां की जलवायु गर्म है, तो वहां की जलवायु को गर्म होने का रीजन क्या है? लद्दाख है, उसको हम ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, पता है आपको? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, शीत मरुस्थल बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है भाई? मरुस्थल वो भी मरी हुई भूमि है, लेकिन है ठंडा। देख लो, राजस्थान गर्म मरुस्थल है और लद्दाख ठंडा मरुस्थल है। तो इनके तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसी भी चीज की जलवायु के लिए ना? सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं वर्षा, कि वहां वर्षा कितनी होती है, वहां का तापमान क्या रहता है, वहां वायु दाब कैसा है, वहां पवन कैसी है, आंधी आदि जलवायु मुख्य घटक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जल विज्ञान। जल के बारे में पढ़ेंगे। अब जल किस किस में होता है? जहां भी जल होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। महासागरों में जल होता है मैडम जी। नदियों में होता है मैडम जी। झीलों में होता है, क्यों नहीं होता? झीलों में नहीं होगा। हिमानी, हिमानी यानी कि बर्फ के जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें पिघलते हैं, तो भैया है तो वो जल का ही रूप, बिना जल के बर्फ थोड़ी ना बन जाएगी। फिर आता है जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प आप सबको पता है, द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मृदा भूगोल। मृदा भूगोल यानी कि मिट्टी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ते हैं पता है? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि मिट्टी के बनने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, उनके प्रकार, यानी कि मिट्टी के कौन कौन से प्रकार है। मिट्टी का उत्पादकता स्तर, यानी कि मिट्टी जो उत्पादन करती है उसका लेवल क्या है।
उनके वितरण का अध्ययन, यानी कि मिट्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगहों पर, कहीं काली मिट्टी है, कहीं जलोढ़ मिट्टी है ना, कहीं लेटराइट मिट्टी है, तो वो ऐसे क्यों, इसका पता है। ठीक है, अब देखिए भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए महत्व। जो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें हमें नेचर ने दी हैं, उनका मानव के जीवन में क्या महत्व है, ये तो पढ़ रहे हैं ना, उनका मानव के जीवन में क्या महत्व है, भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए महत्व। सॉरी, चलिए तो हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यह समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करता है। किस लिए? क्योंकि जितना भी हम भूगोल पढ़ेंगे वो बिना नेचुरल चीजों के बना ही नहीं है, इसलिए उसके अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करता है। अब भूगोल की ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण भूगोल की ये सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के अध्ययन से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया भौतिक भूगोल यानी कि जो भी चीजें हमें नेचर ने दी उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ने ना जमीन से लेके ऊपर तक नीचे तक सब कुछ दिया है, जैसे कि जमीन पे भूमंडल नेचर ने दिया है, वायुमंडल नेचर ने दिया है, जलमंडल नेचर ने दिया है, जैवमंडल नेचर ने दिया है, तो इन सबसे संबंधित अध्ययन है भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों, कौन कौन से तत्व, यानी कि भू आकृति, जल प्रवाह, उच्चावच यानी कि ऊंचा नीचा, उच्चावच मतलब ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा क्या होता है, जमीनी तो होती है ऊंची नीची, और क्या होता है, का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, उदाहरणतया यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। हाँ भैया करते तो है, करते हैं ना, मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए करते हैं। उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है ना। अच्छा उपजाऊ मिट्टी होगी तभी तो खेती अच्छी होगी, हुई ऐसी बंजर सी भूमि तो कहाँ खेती कर लेंगे उसमें, तभी तो राजस्थान बनेंगे, और काय को बन गया राजस्थान, खेती नहीं होती, खेती होती तो बढ़िया हरियाली रहती वहाँ। सभी मानवीय क्रियाकलाप, जो भी मानवीय यानी कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसका ठोस आधार प्रदान करती है भाई खेती। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित होते हैं। ये तो कोई बताने की बात है ही नहीं, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मानव जितने भी क्रियाकलाप करेगा वो बिना नेचर की हेल्प के कर ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की। मानव भूगोल क्या है, ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट पहले ही दे दी थी मानव भूगोल के बारे में, अब हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। मानव भूगोल भूपृष्ठ पर, यानी कि भूपृष्ठ मतलब एक ही बात समझ लो, जहां जिस जमीन पे हम सुबह उठ के पैर रखते हैं भूपृष्ठ। ठीक है ना, ये मत बोलते ना छत हमारी भूपृष्ठ है कि नहीं, बेटा वो भी आएगा तो भूपृष्ठ में ही, लेकिन मेन जो हम बात करते हैं ना वो लैंड की बात करते हैं। मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय अथवा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, जैसे कि घर है, गांव है, कस्बे है, नगर है, रेलवे, सड़क, पुल आदि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। बताया था ना मैंने आपको मानव भूगोल में क्या क्या रख दिया हमने, भैया घर तो मानव ने बनाया है तो चले से मानव भूगोल में रख देते हैं। गांव भाई देखो भगवान ने तो हमें जमीन दे दी थी, लोग दे दिए थे, ये गांव नगर बस्ती तो हमने तो बनाए। कस्बे, नगर, रेलवे इंसानों ने बनाई है, मानव ने बनाई है, सड़कें पुल आदि मनुष्य द्वारा ही तो बनाए गए और मानवीय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है। अब ना देखो नेचर ने तो जो बनाया ना एक बार बना के छोड़ दिया, चाहे वो पहाड़ बनाए हो, नदी बनाई हो, झरने बनाए हो, लेकिन मानव का तो दिमाग इतना तेज चल रहा है ना, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी तो कुछ ना कुछ बना ही जा रहा है। इसलिए मानव भूगोल का जो क्षेत्र है ना बहुत ही विस्तृत हो रहा है। ठीक है ना, तो मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है। फिर बात करते हैं मानव भूगोल की निम्नलिखित शाखाओं की। अब देखो मानव भूगोल की भी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल में हमने पढ़ा था भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, ऐसे ही मानव भूगोल को भी बांट दिया है। तो मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बारी। मानव भूगोल की शाखाएं देखो, एक तो सांस्कृतिक भूगोल, ठीक है, क्या है, सांस्कृतिक भूगोल। दूसरा है सामाजिक भूगोल, यानी कि समाज मानव ने बनाया है तो इसलिए सामाजिक भूगोल, मतलब जो जो चीज मानव ने बनाई है ना वो मानव भूगोल में ही आएगी, सामाजिक भूगोल। अब जनसंख्या, बिना मानव के तो जनसंख्या बढ़ नहीं जाएगी, है ना, तो जनसंख्या भूगोल। नगरीय भूगोल, बिना मानव के तो नगर बस नहीं जाएगा, नगरीय भूगोल। बिना मानव के गांव भी नहीं बसेगा, ग्रामीण भूगोल। आर्थिक भूगोल, पैसे की बात ना सिर्फ इंसानों को ही करते देखा है, भगवान ने या नेचर ने तो कभी पैसा मांगा नहीं कि तुम मेरे को, किसी झरने ने बोला हो भाई तुम मेरे को एक बोरी भर के ना नोट दे जाओ और मैं तुमको ना इतना पानी दूंगी, इतना पानी दूंगी, सुना है कभी, नहीं ना, क्योंकि नेचर बात नहीं करता पैसे की। पैसा जहां आर्थिक आ जाए वहां ह्यूमन एक्टिविटी जरूर होगी, मानव जरूर रिलेट होगा उससे।
कृषि, कृषि हम लोगों ने तो करी, भगवान ने तो हमें खेत दे दिए थे, नेचर ने तो हमें खेत दे दिया था, कृषि हम लोगों ने की। औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रीज किसने बनाई, हम लोगों ने बनाई। राजनीति कौन करता है, वो बोलते हैं ना, जो हमारे पॉल साइंस वाले सर है विष्णु सर, वो बोलते हैं ना राजनीति मनुष्य के खून में। तो सच है, राजनीति इंसान ही करता है बेटा, नेचर नहीं करती राजनीति। ठीक है, अब बात करते हैं जरा सी हम थोड़ी सी व्यापार एवं परिवहन भूगोल के बारे में। किसके बारे में, व्यापार एवं परिवहन भूगोल, व्यापार एवं परिवहन भूगोल। इसमें एक तो है आगमन पद्धति यानी कि इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन पद्धति के अंतर्गत भूगोलवेत्ता, जो ज्योग्राफर होते हैं बहुत बड़े बड़े भूगोलवेत्ता, तथ्यों का एक समुच्चय यानी कि फैक्ट्स का एक सेट बना लेते हैं, सेट ऑफ फैक्ट्स एकत्रित करके इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें पाई जाने वाली समानताओं को यानी कि जो भी सिमिलैरिटीज है उनको छांट लेते हैं, समानताओं को छांट लेता है और नियम निर्मित करते हैं और उनके लिए रूल्स बनाते हैं। यह अध्ययन विशेष से सामान्य के सिद्धांत यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, किस पर काम करता है ये, इंडक्टिव, स्पेसिफिक टू जनरल पर काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा इसका है निगमन पद्धति। कौन सी है दूसरी, दूसरी है हमारी निगमन पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड। अच्छा, उसमें क्या था देखो, उसमें था स्पेसिफिक टू जनरल और इंडक्टिव थी, है ना। अब इसमें डिडक्टिव में थोड़ा अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल टू स्पेसिफिक। क्या है इसमें देखो, इसके अंतर्गत कहे गए आधार पर यानी कि जो आधार पहले कह दिया उस वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और यह विधि सामान्य से विशेष यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक गणनाओं को प्रभावित करता है। अब ये बताइए, भूगोल जो है वो इतिहास को भी इफेक्ट करता है क्या, करता है मैडम जी, क्यों नहीं करता है, तो कैसे करता है, चलो वो भी पढ़ लेता है ना, जब इतना पढ़ लिया तो ये भी सही। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को ऐसे प्रभावित करता है, दूरी, दूरी क्या है, दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। ठीक है, विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किसने किया है, दूरी ने। दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार, है ना, क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान यानी कि जो युद्ध होते हैं क्षेत्रीय विस्तार युद्ध के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में यानी कि 19वीं शताब्दी में अनेकों देशों को सुरक्षा प्रदान की। तीसरा आता है विस्तृत समुद्र, विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को युद्ध से बचाया है। ठीक है ना, विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उसकी भूमि को युद्ध से बचाया है। तो ये होता है आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर खत्म। इसी तरीके से हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। अरे सॉरी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये थोड़ा सा रह रहा है, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है भूगोल सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध क्यों बनाता है। अब जो भूगोल है वो समाज से भी संबंध बना रहा है यानी कि हम सामाजिक भूगोल पढ़ रहे हैं और प्रकृति से भी बना रहा है यानी कि भौतिक भूगोल भी पढ़ रहे हैं, तो बनाता क्यों है, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भूगोल जो है प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई मानव भूगोल और भौतिक भूगोल तो हमने अलग किया है, वो तो घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसका अपना एक विधि तंत्र एवं उपागम है जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करता है। भूगोल का दूसरे विषयों के साथ परासारणी यानी कि ऑस्मोटिक संबंध होता है। कैसा होता है, परासारणी यानी कि ऑस्मोटिक संबंध होता है, जबकि दूसरे विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। एक पता है भूगोल ही ऐसा है सब्जेक्ट जो सारे सब्जेक्ट को अपने आप में समाकलित कर लेता है। इसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे, इसमें आपको मैथ भी मिलेगी, है ना। भूगोल में हम जहाँ गिनती पढ़ने लग गए मैथ आ गई, है ही क्या, मैथ गिनती है। ठीक है, और इसमें अगर आप इंग्लिश में भूगोल पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज इंग्लिश भी आ गई, हिंदी में पढ़ रहे हो तो हिंदी भी आ गई। ठीक है, साइंस के भी कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं हम इसमें, ठीक है, और हिस्ट्री का भी कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं, पॉलिटी के भी फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। मतलब ये है कि इसमें ना परासारणी संबंध मतलब सारे सब्जेक्ट हम ऑलमोस्ट इसमें कवर करते हैं, जबकि दूसरे विषय जो हैं वो भूगोल को कवर नहीं करते, उनका अपना खुद का ही, जबकि दूसरे विषयों का अपना निजी विषय होता है। ठीक है, अब देखिए भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता, जैसे कि शरीर की कोशिका झिल्ली रक्त बहाव को अवरुद्ध नहीं करती। जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ के वेटेज भी कम। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में उनका संश्लेषण विश्लेषण करते हैं। जस्ट रीड करना है। मानचित्र जो भूगोलवेत्ताओं का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है, मतलब जो ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझता है जानता है उसके लिए मानचित्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्षेत्रीय प्रतिरूप को दृश्य रूप में दर्शाता है, ठीक है ना, एक विजिबिलिटी प्रदान कर देता है किसी क्षेत्र को कि ये क्षेत्र ऐसा दिखता होगा, बस और कुछ।
फिर है भूगोल का अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित। ठीक है, भूगोल की प्रमुख शाखा एक कौन सी है? दो ही तो शाखा है ना भूगोल की, एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषय जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनांकिकी आदि के साथ निकट का संबंध है। ठीक है, जो इस प्रकार कैसे है वो हम बात कर लेते हैं। इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये दोनों विषय क्रमशः काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है, टाइम और प्लेस के संबंध से अध्ययन से संबंधित है। अच्छा, राजनीति शास्त्र में राज्य, पहले तो ये पढ़ लेते हैं। इतिहास और भूगोल का क्या है? आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि ये दोनों विषय काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है। फिर राजनीति शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीति भूगोल में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। फिर देखिए, भूगोल की एक उपशाखा क्या है? उपशाखा आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। अब अर्थशास्त्र तथा आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में बहुत सी समानताएं पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से, सामाजिक भूगोल समाज शास्त्र से तथा सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से संबंधित है। ये तो बताने की बात है, ये तो बच्चे होशियार है, जानते हैं। भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। अब भूगोल का अन्य विषयों से कैसे संबंध है, जो मैं आपको बता रही थी, जैसे कि अर्थशास्त्र का आर्थिक भूगोल से संबंध है, इतिहास का ऐतिहासिक भूगोल से संबंध है, राजनीति शास्त्र का राजनीतिक भूगोल से संबंध है, जल विज्ञान का समुद्र विज्ञान से संबंध है कि नहीं है, जलवायु विज्ञान का मौसम विज्ञान से संबंध है, पादप और प्राणी भूगोल का वनस्पति और प्राणी विज्ञान से संबंध है ना। चलिए, एक मिनट। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे ये जनसंख्या भूगोल है, जनसंख्या भूगोल का जनांकिकी से संबंध है, पर्यावरण विज्ञान का पर्यावरण भूगोल से संबंधित है। अब देखिए, मानव और प्रकृति के अंतर संबंध यानी कि इनके रिलेशन, मानव और प्रकृति के रिलेशन, मानव के अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन और अपरिवर्तन यानी कि मॉडिफिकेशन, किसी भी चीज को मानव अडॉप्ट कर लेता है और उसको चेंज कर लेता है, के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव ने प्रकृति के हर नेचर को अडॉप्ट किया है और फिर उसको अपने अनुसार चेंज कर लिया है। मानव ने उच्च तकनीकी यानी कि हाई टेक्निक को यूज करके क्या किया है? उच्च तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। यही मैंने अभी आपको बताया, उसने क्या करा? अपने दिमाग का और हाई टेक्निक्स का यूज करके जो नेचुरल संसाधन थे ना, उनको मतलब उनमें बहुत चेंज कर लिया है अपने अनुसार। ठीक है, करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। फिर तकनीकी के क्रमिक विकास यानी कि टेक्नोलॉजी के क्रमिक विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। एक टाइम था जब हमारी टेक्निक्स इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, जब हम प्रकृति के हर चीज से डरते थे, जैसे कि आंधी आ गई, बारिश आ गई, सुनामी आ गई, हर चीज से डरते थे। लेकिन अब धीरे धीरे मानव ने अपने टेक्निक्स को इतना डेवलप कर लिया है कि अब तो मतलब नेचर के जो प्रकोप है उन सबसे निपटने का इंतजाम कर लिया है कि कैसे इनसे निपटना है ना। तो मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधनों को ढीला करने में सक्षम हो गया है। ठीक है, तकनीकी ने श्रम की कठोरता यानी कि जो मेहनत करते थे पहले, अब वो टेक्निक्स की वजह से कम करते हैं, उसको कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया यानी कि कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क को बढ़ा दिया, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है, अब कार्य के बाद अवकाश भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, इसमें खास कुछ ऐसा है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं।